नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आप सभी की। 2-3 महीना एग्जाम बाकी है तो एकदम लग करके बिल्कुल और कहीं पे फोकस नहीं रखना है, चुपचाप सीधा सा पढ़ाई पे फोकस रखना है, ठीक है। फोन वोन चलाना 2-3 महीने के लिए बंद कर दीजिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। चैप्टर 5 है वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें डीएनए हो गया है, आरएनए हो गया है और हमने कल क्या देखा था, जेनेटिक कोड के बारे में हमने सीखा था बच्चों। जेनेटिक कोड क्या होता है बच्चों? कुछ ऐसे जो डीएनए हमारा होता है, इस डीएनए में आपके नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये आपस में तीन नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ करके एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और ये क्या करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। यही बेसिकली जो हमारे अंदर जो अलग अलग टाइप के ट्रेट्स दिख रहे हैं ना, वो क्या हो रहे हैं, वो माता पिता से क्या आ रहा है, पेरेंट्स में बच्चों में आ रहा है। फिर इसी तरीके से जब बच्चे माता पिता बनते हैं तो पेरेंट्स में जाता है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रेट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जीन हमारा जो होता है, जीन क्या है? जीन इज अ स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए। यही हमने पढ़ा हुआ है कि जो जीन है ये क्या है, एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है। यहाँ पे इस तरह से क्या लगा हुआ है, मान लेते हैं A-T-C लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा T-A-G, इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आपका एक छोटा सा सेगमेंट है नाइट्रोजनस बेसिस का और ये सेगमेंट कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करेगा जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं बच्चों, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हमारे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? एक मिनट। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन आपका आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन जो बनता है बच्चों, वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को समझने से पहले हमें समझना है क्या, जेनेटिक कोड थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जेनेटिक कोड क्या था? गैमो साहब ने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि जो आपका डीएनए का जो सेगमेंट होता है, जैसे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इसमें से 3 आपके नाइट्रोजनस बेसिस मिल करके क्या बना रहे हैं? एक कोड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक कोड बना रहे हैं। ये कोड क्या करेगा? ये ट्रांसलेट होगा और ट्रांसलेट करके क्या बनेगा? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कोई ना कोई चाहिए, इस कोडॉन को कोई ना कोई चाहिए ट्रांसलेट करने के लिए। ट्रांसलेट कौन करेगा ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यही हमारे कोडॉन क्या हो जाएंगे? ट्रांसलेट हो जाएंगे। जैसे TGC हो जाएगा, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये वाला, लेट्स से कि अरे ऐसे मान लो ना, AUG है आपका, GUC हो गया आपका, GUU हो गया बच्चों। इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, आपके 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिल करके क्या बना रहे हैं? एक कोडॉन बना रहे हैं। और ये किसने प्रूव किया था बच्चों? मतलब ये बेसिकली मॉडल किसने दिया था? ट्रिपलेट का मॉडल किसने दिया था कि आपके जो जेनेटिक कोड हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं? गैमो साहब ने, जॉर्ज गैमो ने दिया हुआ था। कैसे दिया था? कल हमने प्रूव किया था। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगी कि किस तरह से किया था, जा करके आप उस क्लास को देखिएगा। और इसको इन्होंने एक टेबल बना करके भी इसको जस्टिफाई किया था कि कैसे ट्रिपलेट्स आपके बन रहे हैं। हमने क्या देखा था, इस तरह से आपके हैं, इधर पे U है, इधर पे A है, इधर पे G है, इधर पे C है, इधर पे UAG और क्या लगा हुआ है? C लगा हुआ है। और यहाँ पर आपके क्या लगे हुए हैं? UAGC लगे हुए हैं, UAGC लगा हुआ है। इस तरह से टेट्रा कर करके क्या कर रहे हैं? बन रहे हैं। ऐसे टेट्रा कर करके क्या कर रहे हैं? ये आपस में ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। ये 2 गैमेट्स मिल करके इधर पे ऐसे बना रहे हैं। 2 गैमेट इधर हो गया, UU हो गया, फिर का आपका क्या हो गया? UU हो गया, UU बन गया। एक और आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 इधर पर हैं, क्या हो जाएगा? UU हो जाएगा। अब ये इसके साथ में एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, फिर एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये,
फिर एक बार ये वाला और ये वाला, इस तरह से ये बनाएंगे। मतलब एक बार ये आप देखोगे, मतलब इन दोनों को पहले आपस में देखेंगे, फिर इसके साथ जोड़ेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, एक बार ये जुड़ेगा, एक बार ये जुड़ेगा, एक बार ये जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, A आ जाएगा, G आ जाएगा, C आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमें 4 जेनेटिक कोड मिलते हैं, 3 प्रकार के आपके ये चारों जेनेटिक कोड्स मिलकर के 3-3 पेयर में क्या करेंगे, नॉट पेयर में, 3-3 नंबर्स में क्या होंगे, जुड़ेंगे। 3-3 नंबर में जुड़ करके ये क्या बना रहे हैं, एक कोड बना रहे हैं, आपके डीएनए का एक सीक्वेंस बना रहे हैं। ये जो सीक्वेंस है इसमें छुपा हुआ है प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन, ये किसी न किसी अमाइनो एसिड को बनाएगा। ये क्या करेगा, किसी न किसी अमाइनो एसिड को बनाएगा। ये क्या रहेगा, ये है आपके अमाइनो एसिड का कोड है। और फिर उसके बाद में कोई एक दूसरा फैक्टर आएगा जो कि क्या है, आपका mRNA है। mRNA क्या करेगा, इसी कोड को ले जा करके आपके राइबोसोम तक पहुंचाएगा, और राइबोसोम इसको क्या करेगा, इस अमाइनो एसिड को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए जेनेटिक कोड समझना हमारे लिए ज़रूरी था, जो कि हमने कल समझा भी था। कुछ हमने देखा था कि जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं देखी थी, आज वो विशेषताएं हमें थोड़ा सा काम में आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, एक विशेष प्रकार का कोडॉन होता है जो कि क्या करता है, आपके ट्रांसलेशन के चेन को स्टार्ट करता है। क्या करता है बच्चों, स्टार्ट करता है। ठीक है, ये कौन है आपका, AUG नाम का जो ये कोडॉन था, AUG, ये कोडॉन क्या कर रहा है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। कोडॉन क्या है आपका, ये जो AUG है, ये आपके UCC वाले, ये सब क्या है, कोडॉन है। ठीक है, क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। कोडॉन कैसे हैं बच्चों, ट्रिपलेट होते हैं, त्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिक होते हैं। प्लीज़ लास्ट क्लास को ध्यान से देखिए, उसमें जेनेटिक कोड अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट कोडॉन है ये, और ये क्या करता है, और ये कौन से प्रोटीन के लिए कोड करता है बच्चों, ये क्या है, किसका प्रोटीन का कोड है, मिथियोनिन नाम के प्रोटीन का ये क्या है, कोडॉन है। मिथियोनिन नाम के प्रोटीन का ये क्या है, कोडॉन है। यूकैरियोट में ये क्या बनाता है, मिथियोनिन बनाता है, और प्रोकैरियोट में फॉर्मिल मिथियोनिन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, फॉर्मिल मिथियोनिन बनाता है। मैं वापस से एक बार ये चीज़ कह रही हूँ आपसे कि जो कोडॉन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल होते हैं। चाहे प्रोकैरियोट में अमाइनो एसिड बनाना है, चाहे यूकैरियोट में अमाइनो एसिड बनाना है, AUG मिथियोनिन के लिए ही कोड करेगा। एक्सेप्शंस है, हमने एक्सेप्शंस कल डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद 3 टाइप के आपके क्या हैं, स्टॉप कोडॉन्स प्रेजेंट थे। अब ऐसे कोडॉन जो क्या कर रहे हैं, जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसे कोडॉन जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे AUG जो था मिथियोनिन बना रहा है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कोडॉन जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों, उनको कहते हैं सेंस कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेंस कोडॉन। दैट मीन्स AUG क्या है आपका, सेंस कोडॉन है। क्या है बच्चों, सेंस कोडॉन है। अब ऐसे कोडॉन जो किसी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, यानी ऐसे कोडॉन जिनके पास किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं है, उन कोडॉन को हम कहते हैं नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। हमारे पास 3 टाइप के, यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आपके, और कौन से वाले डीएनए के पास, न्यूक्लियर डीएनए के पास में 3 टाइप के स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ये कौन सा है आपका, UAA है, UAG है, और क्या है, UGA है बच्चों। ठीक है, कल हमने नाम इसका देखा था, इसको क्या कहते हैं, ओखरे, इसको क्या कहते हैं, एम्बर, और इसको क्या कहते हैं बच्चों, ओपल। क्या कहते हैं, ओपल। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के तीन ऐसे कोडॉन हैं जो बिल्कुल भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। इन कोडॉन को स्टॉप कोडॉन भी कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, स्टॉप कोडॉन कहा जाता है, और इन्हें नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। क्यों नॉनसेंस कोडॉन कहा जा रहा है, क्योंकि भैया ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई मीनिंग नहीं है इनका, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडॉन कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बकवास है, किसी काम के नहीं है, नहीं काम के हैं भाई। हमारा जब चेन अमाइनो एसिड का कन्वर्जन होगा जब ट्रांसलेशन के दौरान, तो यहाँ पर ये लास्ट में लगे रहेंगे, और
इंडिकेट करेंगे कि बस करो भैया, बहुत सारे प्रोटीन्स जुड़ चुके हैं, अब तुम अपना काम खत्म कर दो। समझ गए? तो ये क्या हो रहा है, ये 3 टाइप के कोडॉन्स हैं जो कि स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब आते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन को कहा जाता है, एक मिनट, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कहा जाता है बच्चों? अनुलेखन। क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है, अनुलेखन कहा जाता है इसको। ठीक है, अनुलेखन का मतलब क्या है और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? मतलब जब हमने सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि डीएनए से क्या बनता है बच्चों? आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बन रहा है बच्चों? आरएनए बन रहा है। डीएनए से आरएनए के बनने के ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जा रहा है। डीएनए आरएनए के बनाने की जो प्रक्रिया है, मतलब डीएनए से आरएनए की बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? अनुलेखन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है आपके पास क्या है? 2 टाइप की कोशिकाएं हैं, एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? तो हमें ये समझने के लिए प्रोकैरियोटिक कोशिका पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और जो हमारे जेनेटिक मटीरियल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्म में होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपका जो अनुलेखन का प्रोसेस है वो कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या होगा बच्चों? अनुलेखन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। कहाँ पर होगा? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इसी तरह से यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन कहाँ होगा बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन आपका क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। क्यों न्यूक्लियस में हो रहा है? क्योंकि हमारा जेनेटिक मटीरियल न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में। यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कहाँ पर? केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में। 2 पॉइंट हो गया, इसको याद रखेंगे। अब आते हैं एक एक करके हम देखेंगे। हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे हो रही है वो हम देखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुलेखन की प्रक्रिया क्या है बच्चों? डीएनए से आरएनए के बनने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको अनुलेखन कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अनुलेखन के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्या क्या चाहिए अनुलेखन के लिए? तो अनुलेखन के लिए आपको चाहिए सबसे पहले डीएनए चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? डीएनए चाहिए। ये है हमारा डीएनए के 2 स्ट्रैंड। डीएनए में क्या होते हैं बच्चों? 2 स्ट्रैंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये मान लेते हैं ये है हमारा 3 प्राइम और ये है हमारा 5 प्राइम। ये है आपका 5 प्राइम और ये क्या है बच्चों? 3 प्राइम। अच्छा, जैसे रेप्लिकेशन हमने पढ़ा था कि रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से ही डीएनए बनने को क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन प्रतिकृतिकरण कहा जाता है या द्विगुणन कहा जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसी तरह से तो डीएनए में क्या हो रहा था? रेप्लिकेशन कहाँ से कहाँ हो रहा था? 5 प्राइम से लेकर के किधर हो रहा था? 3 प्राइम की तरफ हो रहा था। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, यानी शुरू कौन से डायरेक्शन से हो रहा है? 5 प्राइम से हो रहा है। किधर से हो रहा है? 5 प्राइम से हो रहा है। तो डीएनए के कौन सा वाला स्ट्रैंड ढूंढेगा? वो डीएनए का 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाने वाले स्ट्रैंड को ढूंढेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आरएनए बनने का प्रोसेस शुरू होता है, आरएनए बनने का जो प्रोसेस शुरू होता है, तो ये भी क्या करता है? ये भी आपका शुरू होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये जाएगा। किधर जाएगा बच्चों? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर
कि ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर हमारा ये बनेगा आरएनए बनेगा। और आरएनए में हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, बनते तीनों टाइप के हैं। आपका टीआरएनए भी बनेगा, आरआरएनए भी बनेगा और एमआरएनए भी बनेगा। मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारा क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एमआरएनए ही आगे ट्रांसलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम एमआरएनए लिख रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, क्या हो रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड को देख करके बन रहा है आरएनए। डीएनए के स्ट्रैंड को ही कॉपी करते हुए, उसको मतलब उसी का अनुसरण करते हुए क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, ठीक है। इसीलिए डीएनए का स्ट्रैंड हमको चाहिए। एक हो गया, क्या आपका चाहिए, एक चीज आपके पास आ गई कि डीएनए का स्ट्रैंड मतलब डीएनए चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, डीएनए चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, एक आपको एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। चेन को आगे बढ़ाना है ना, बहुत सारे स्ट्रैंड्स को, अरे न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस को क्या करता है, जोड़ते जाना है। न्यूक्लियोटाइड्स चेन को क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज। इसको क्योंकि ये डीएनए से बन रहा है, डीएनए को देखते हुए पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को जोड़ता जाएगा, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, क्योंकि ये पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को देखते हुए ही न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, जोड़ता जाएगा। इसीलिए पॉलीमरेज किस पर निर्भर है, डीएनए पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, डीएनए पर निर्भर है। इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, ठीक है। डीएनए माफ़ कीजिएगा, डीएनए चाहिए और क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। और क्या चाहिए हमको, चाहिए क्या, क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ मैं इरेज कर रही हूँ। अच्छा छोड़ो, यहाँ पे देखिए, ये इस पोर्शन पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लैक कलर से आपका बना हुआ है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है बच्चों, ये है आपका डीएनए। ये क्या है, डीएनए का 2 स्ट्रैंड बना हुआ है, ठीक है ना। ये है आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड, ठीक है। आरएनए नहीं है, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के क्या है, ये 2 स्ट्रैंड है, एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब डीएनए पर क्या होता है, आपका 2 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब 2 ऐसे एरियाज रहते हैं जहां पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए एक दिशा बताते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करने की दिशा बताएंगे, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने की दिशा बताएंगे। तो ये वाला जो एरिया है, जो यहाँ पे बॉक्स जैसा बना हुआ है, यहाँ पर जो एरिया है ये क्या करेगा, ये है, इसको कहा जाता है प्रमोटर रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बच्चों, प्रमोटर रीजन इसको कहा जाता है। और अंत में, मतलब ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड के अंत में कुछ ऐसा क्षेत्र होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके टर्मिनेटर रीजन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, टर्मिनेटर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दर्शाएंगे कि यार अब बस करो, चेन लंबी हो गई है, अब एमआरएनए बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से रोक दो, ठीक है। तो यही ये काम करता है। प्रमोटर रीजन क्या करेगा, प्रमोटर रीजन बताएगा कि आप क्या करिए, एमआरएनए के स्ट्रैंड को यहाँ से बनाना शुरू करिए। टर्मिनेटर रीजन क्या कहेगा, कहेगा कि अब एमआरएनए का चयन बन चुका हुआ है, आप अब चेन को बनाना बंद कर दीजिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को क्या करिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन समझ में आया होगा। क्षेत्र होते हैं, मतलब क्षेत्र इन द सेंस कि ये छोटे से क्या होते हैं, आपके कोड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे लगे रहेंगे, ठीक है। अब उसके बीच में जो आपके ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, यही क्या कैरी करते हैं बच्चों, यही कैरी करते हैं आपके क्या, कन्वर्ट होंगे, ये प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे बच्चों, प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होता है डीएनए का या स्पेशली मैं कहूँ आरएनए का, वो क्या करेगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल जीन।
संरचनात्मक जीन कहेंगे। क्यों संरचनात्मक जीन कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट हैं यही आपके कन्वर्ट होंगे प्रोटीन में। यही किस में कन्वर्ट होंगे बच्चों? प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। इसीलिए इस क्षेत्र वाले जो इस एरिया में जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनको स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है, संरचनात्मक जीन कहा जाता है। तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 एरिया होते हैं। एक होता है आपका प्रमोटर रीजन, एक होता है आपका टर्मिनेटर रीजन, और एक क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। क्या होता है बच्चों? वो एरिया जहाँ पर आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे उनको कहा जाता है क्या? स्ट्रक्चरल जीन कहा जाता है। प्रमोटर रीजन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रमोटर रीजन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ निर्देश देने के लिए है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जाए। जैसे ही जहाँ पे प्रमोटर रीजन खत्म होगा वहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा? शुरू होगा, और उसके बाद जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। और क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में? ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है बच्चों, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है ना, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। जिस एरिया पर, अब यहाँ पे अगर मैं इसको लगाऊं, 1 मिनट, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, देखिए 1 सेकेंड। मान लेते हैं कि ये है हमारा 2 स्ट्रैंड डीएनए का, ठीक है, ये है 3 प्राइम, ये है आपका 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम, और ये क्या है बच्चों? 3 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? लेट्स से कि A T G C C A G T A C T G C G इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके नाइट्रोजनस बेसिस क्या हैं? लगे हुए हैं। यहाँ पर भी क्या हुआ है? यहाँ पर भी आपका क्या लगा रहेगा? C A C G G C C A T G A C G C। ठीक है, इस तरह से आपके क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्या थे? जुड़े हुए थे। ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे बच्चों? आपस में जुड़े हुए थे। इनको क्या किया गया है? इनको खोला जाएगा। खोलेगा कौन? अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड आपस में सेपरेट हैं, अभी अलग अलग हैं। ठीक है ना, ये डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इनको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। ये दोनों स्ट्रैंड आपके क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और नाइट्रोजनस बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो नाइट्रोजनस बेसिस हमारे अलग हो जाएंगे अलॉन्ग विद द स्ट्रैंड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ पर जैसे ही हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा, एलोंगेशन का काम कौन कर रहा है बच्चों? मतलब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करने का काम कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है। और ये आरएनए पॉलीमरेज किसको देखते हुए नाइट्रोजनस बेसिस को लगाएगा? डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस को देखते हुए लगाएगा, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें आरएनए का स्ट्रैंड बनाना है बच्चों, क्या बनाना है? आरएनए का स्ट्रैंड बनाना है। किसका स्ट्रैंड बनाना है? आरएनए का स्ट्रैंड। और आरएनए का भी स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। कौन से डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे? तो याद करिए, आरएनए में कौन से 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। यानी कि एडेनिन के साथ में क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। थाइमिन के साथ में एडेनिन होता है, जी के साथ सी होता है, जी होगा यहाँ पर यू आ जाएगा, सी यहाँ पर थाइमिन है तो एडेनिन आ जाएगा। और यहाँ पर एडेनिन के साथ में क्या आ गया? क्योंकि आरएनए का है तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए, सी,
जी और सी आ जाएगा। अब एक ध्यान दीजिए ज़रा सा आप, देखिए अगर आरएनए जो हमारा बना हुआ है, जो आरएनए बना हुआ था, ये आरएनए का जो स्ट्रैंड है जिसको पॉलीमरेज ने बनाया, और यहाँ पे डीएनए का जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, क्या ये आपस में इनके नाइट्रोजनस बेसिस सेम नहीं दिख रहे हैं? अगर थाइमीन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि डीएनए में थाइमीन होता है और आपके आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो जहाँ पर थाइमीन है उनको अगर हम हटा दें तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखिए ACG, यहाँ पर भी क्या है ACG है, GUC, क्योंकि थाइमीन डीएनए में होता है तो यहाँ पर क्या है G और C है बच्चों। यहाँ पर देखिए AUG, A और G है, अगर डीएनए नहीं होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, U रहता है। ठीक है, ACG, यहाँ पर देखिए ACG, और ये क्या है, C है, C है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको दिख रहा है कि जो हमारा आरएनए का नया स्ट्रैंड बना हुआ है, मतलब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो जो आरएनए हमारा बना, इस आरएनए पर प्रेजेंट जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो डीएनए के दूसरा जो स्ट्रैंड है उसके सेम है, उससे मिलते जुलते हैं, उससे मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए इस वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जा रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड इसको कहा जाता है। इस नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को देखते हुए, यहाँ पर क्या था, यू है और यहाँ पर क्या है, सी है, एक मिनट सॉरी, यहाँ जी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या है बच्चों आपका, ये जो आपका आरएनए का नया स्ट्रैंड इस डीएनए पुराने मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को देखते हुए कोड हुआ। अब ये जो वाला आरएनए वाला था, इस नीचे वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस आपस में क्या है, सेम है, इसीलिए इस नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, आरएनए ये है हमारा आरएनए, ये किसका स्ट्रैंड है, आरएनए का स्ट्रैंड है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। तो आरएनए का जो स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस वाला कोड है, डीएनए के नीचे वाले, डीएनए के दूसरे वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से के कोड से क्या हो रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसीलिए इस नीचे वाले नाइट्रोजनस बेस को इस नीचे वाले आरएनए के स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और जो आरएनए का नया स्ट्रैंड बना, यहाँ पर आरएनए का क्या बनेगा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज किसको देखते हुए आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, डीएनए को देखते हुए आरएनए का स्ट्रैंड बना रहा है, इसीलिए इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। देखो, अगर ये कोडिंग स्ट्रैंड है तो ये कैसा हो जाएगा आपका, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। कौन सा वाला नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कैसे कह सकते हैं बच्चों, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। नीचे वाला अगर कोडिंग स्ट्रैंड है तो ऊपर वाला जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये कैसा है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। कैसा है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है। अच्छा, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड बना कैसे, क्योंकि जो आरएनए हमारा बना, इसके नाइट्रोजनस बेसिस जो कोड हुए अकॉर्डिंग टू द डीएनए स्ट्रैंड, तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड बना ये कुछ सेंस बना रहा है, सेंस बना रहा है, कोड करेगा तो ये क्या होगा, कुछ मीनिंग निकालेगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, सेंस स्ट्रैंड हम बोल सकते हैं इसको। कोडिंग वाले स्ट्रैंड को एक और क्या नाम दे सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इस टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड को क्या कहेंगे हम, टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड को कहेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड इसको बोलेंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को कौन कौन से नाम से नाम दिया गया, एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड नाम दिया गया, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया गया, और क्या कहा गया, एंटी स्ट्रैंड कहा गया। नीचे वाला आपका स्ट्रैंड कैसा है, कोडिंग स्ट्रैंड है, और कैसा है आपका ये, सेंस स्ट्रैंड है। कैसा है बच्चों, सेंस स्ट्रैंड है। और क्या हो सकता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड।
और क्या हो सकता है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि जो आरएनए बन रहा है वो इसको कॉपी करते हुए नहीं बन रहा है, ये ऊपर वाले डीएनए को कॉपी करते हुए, यानी ऊपर वाले डीएनए का मतलब क्या, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को कॉपी करते हुए आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रैंड बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, ये ध्यान नहीं देना है आपको, ये ध्यान देना है कि पोलैरिटी क्या है, डीएनए की पोलैरिटी क्या है। डीएनए की पोलैरिटी जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है, वहीं पर क्या होगा आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए का स्ट्रैंड क्या होगा, बनना शुरू होगा। ठीक है, सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर ही एक सवाल आ जाता है कि आरएनए के दोनों स्ट्रैंड, यहाँ पर भी एक आरएनए क्यों नहीं बन सकता इस डायरेक्शन में, जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था तो इस डायरेक्शन में आपका क्या बन रहा था, ये दूसरा वाला स्ट्रैंड भी बन रहा था, तो आरएनए का दूसरा स्ट्रैंड क्यों नहीं बन सकता है बच्चों। देखिए, अगर हम आरएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है, अगर हम आरएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके नाइट्रोजनस बेसेस जब लग जाएंगे, यहाँ जी, सी, जी, यू, फिर यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए आ जाएगा, ये क्या है आपका यू और जी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर सी है, फिर सी है, जी है और यू है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक बात बताओ, ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये इसके एंटी कोडॉन नहीं बन रहे हैं, ये क्या है आपका AUGC है ना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है ATG, ये क्या हो रहा है, एंटी कोडॉन एक दूसरे के नहीं बन रहे हैं। अगर दोनों ही क्या करेंगे, ये जो कोडॉन्स हैं ये एक प्रोटीन के लिए कोड करते जाएंगे, तो ये भी तो उसी प्रोटीन के लिए कोड करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए डबल डबल प्रोटीन बन जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि आरएनए के दोनों स्ट्रैंड नहीं बनते हैं, पहला रीजन हो गया। और आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड अगर मिल गए, आरएनए के डबल स्ट्रैंडेड मिल गए तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे की, ये क्या हो जाएंगे आपके एंटी पोलर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो ये किसी प्रोटीन के लिए कोड ही नहीं करेंगे, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेंगे। डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जो होता है ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, इसीलिए एमआरएनए का दोनों स्ट्रैंड नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए का क्या बनता है, एकल यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बनता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंड आपका बनेगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि ये रीज़न समझ में आ गया कि क्यों एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड ही बनता है। ठीक है, तो आपके स्ट्रक्चरल यूनिट में बताने के लिए नहीं, आई थिंक ये इतना इनफ है। अब प्रोकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज है बेटा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये आपके कुछ पॉलीपेप्टाइड्स प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से बने हुए हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज किसका बना हुआ है, कुछ 3-4 स्पेशल टाइप के पॉलीपेप्टाइड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनसे ये बनता है। तो इसमें क्या होते हैं, एक होता है ओमेगा, एक होता है आपके अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 के पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं, और एक होता है बेटा बीटा, और क्या होता है, एक होता है बीटा डैश होता है। ठीक है, ये होते हैं आपके इन 3 प्रकार के पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स से मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज बनता है। इसके पास में एक और होता है, आरएनए पॉलीमरेज हमारा किसके साथ ज्वाइन होता है, एक टाइप का फैक्टर होता है, एक फैक्टर ज़रूरी होता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज आपका जुड़ता है सिग्मा फैक्टर से। किससे जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर से। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो हमने क्या क्या देखा कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, डीएनए ज़रूरी है, आरएनए पॉलीमरेज ज़रूरी है, और 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है इनिशिएशन फैक्टर होता है। इनिशिएशन फैक्टर क्या करता है आपका, इनिशिएशन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ करके क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को इंडिकेट करेगा कि यहाँ से तुम अपने नाइट्रोजनस बेसिस को लगाना शुरू कर दो। एक और फैक्टर होता है टर्मिनेटर फैक्टर, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, टर्मिनेटर फैक्टर कहते हैं। ये टर्मिनेटर फैक्टर क्या करेगा, इसका नाम है रो।
क्या नाम है बच्चों? रो नाम है। ये रो फैक्टर जो है ये टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचने पर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ जाएगा और इंडिकेट करेगा कि यहाँ से आप जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसको बंद कर दीजिए। क्या करिए? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बंद कर दीजिए। कुछ स्पेशल टाइप के आयंस भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन हो गया, मैग्नीज आयन हो गया। ये जो आयंस होते हैं ये आपके डीएनए के स्ट्रैंड को जब ट्रांसक्रिप्शन के दौरान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। तो एक साइड में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रही हूँ आपके कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसक्रिप्शन करने में मदद करती हैं हमारी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा बच्चों? आपको चाहिए डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। और क्या चाहिए? सिग्मा फैक्टर चाहिए, रो फैक्टर चाहिए, कुछ मैग्नीशियम आयन रहते हैं और क्या रहते हैं? मैग्नीज आयन रहते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस में मदद करती हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? प्रोकैरियोट में डिस्कस कर रहे हैं कि डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है। आ जाइए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या होगा? जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए का क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। इसको क्या करेगा? सेपरेट करेंगे। इसको क्या किया जाएगा? सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेशन का जो काम होता है वो आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। सेपरेशन का काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है, कैसे सेपरेट करेगा? आ जाइए देखिए। हमने मान लिया कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ है? लगा हुआ है और यहाँ पर सेपरेट कर रहा है। इसको मैं बनाऊंगी नहीं, इसी रीजन पर, इसी डायग्राम पर मैं समझाऊंगी आपको। ठीक है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए हैं बच्चों? सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ये है आपका 3 प्राइम और इधर से क्या है? 5 प्राइम। ये है आपका 5 प्राइम, इधर से क्या है? 3 प्राइम। ये ध्यान दीजिएगा। आरएनए पॉलीमरेज कह रहा है कि मुझे ज़रा सा रास्ता दिखाओ कि डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड कौन सा है। तो इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन लगेगा? यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन लगेगा? आपका सिग्मा फैक्टर लगेगा। कौन लगेगा बच्चों? सिग्मा फैक्टर लगेगा। ये सिग्मा फैक्टर इसको क्या बताएगा? ये प्रमोटर वाले रीजन पर इसको जोड़ेगा। क्या करेगा? इस प्रमोटर वाले रीजन पर इसको जोड़ेगा। प्रमोटर वाले रीजन पर जुड़ करके क्या कर रहा है आपका आरएनए पॉलीमरेज? यहाँ पर आपके नाइट्रोजनस बेसिस को क्या कर रहा है? जोड़ता चला जा रहा है। आपके नाइट्रोजनस बेसिस को क्या कर रहा है? जोड़ता चला जा रहा है। मान लो यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से आपके क्या लगे हुए हैं? नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आरएनए का एक नया स्ट्रैंड बनेगा। आरएनए का एक नया स्ट्रैंड इस तरह से बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जी सी जी सी जी सी सी, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? सी सी जी और यू। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? आपका आरएनए का एक स्ट्रैंड बनेगा। पॉलीमरेज क्या कर रहा है? पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम कर रहा है और साथ ही साथ नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ने का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो जो डीएनए से आरएनए का बनने का जो प्रोसेस होता है 3 स्टेप में होता है। एक होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में मदद कौन कर रहा है बच्चों? इनिशिएशन में मदद कर रहा है आपका सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ में जुड़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज ने डीएनए के स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है? इलॉन्गेशन हो रहा है। इलॉन्गेशन क्या कर रहा है? इलॉन्गेशन यानी कि चेन को बढ़ाता चला जा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज ही क्या कर रहा है? चेन को बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, ये काम कर दिया इसने। उसके बाद क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन होगा। क्या होगा बच्चों? टर्मिनेशन होगा, समापन होगा। क्या होगा? समापन होगा। इनिशिएशन क्या होता है? समारंभन होता है, मतलब शुरुआत होगी। इलॉन्गेशन क्या होता है? दीर्घीकरण होता है, मतलब चेन क्या होगा? लंबा होता चला जाएगा। टर्मिनेशन क्या होता है बच्चों? समापन होता है, यानी कि अब चेन जो है
जो अनुलेखन का प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर वाले रीजन पर पहुंचेगा, यहाँ पर आपका जो सिग्मा है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और आरएनए पॉलीमरेज के साथ में एक दूसरा फैक्टर आ जाएगा, रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर आ जाएगा, रो फैक्टर आ जाएगा। ये रो फैक्टर इसको इंडिकेट करेगा कि तुम अब रिलीज हो जाओ, तुम अब सेपरेट हो जाओ। तो जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पर पहुंचा, यहाँ से क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जैसे ही इस चेन से आरएनए पॉलीमरेज अलग हुआ, ये आरएनए क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से अलग आ जाएगा। ये आरएनए डीएनए से अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड लगा हुआ था और ये जो नया आरएनए का स्ट्रैंड बना हुआ है, ये जो जुड़े हुए थे पॉलीमरेज, जब जैसे ही पॉलीमरेज अलग हो जाएगा, यहाँ से डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाता है। प्रोकैरियोट में क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही, कोशिका द्रव्य में ही बन रहा है, तो ये क्या होगा, आरएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला स्ट्रैंड और ऊपर वाले स्ट्रैंड आपस में फिर से जुड़ जाएंगे। जैसे ही एमआरएनए अलग हो गया तो डीएनए वापस से अपनी पुरानी अवस्था में क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों अलग हुए थे, किसके लिए अलग हुए थे, एक अच्छे काम के लिए अलग हुए थे, एमआरएनए को बनाने के लिए अलग हुए थे। तो जैसे ही एमआरएनए बन जाता है, अलग हो जाता है डीएनए के स्ट्रैंड से, दूसरा वाला डीएनए वापस से क्या होता है, उससे जुड़ जाता है। तो ठीक है, ये है आपका आरएनए बनने का प्रोसेस। किसमें बच्चों, आपके प्रोकैरियोट में आरएनए के बनने का प्रोसेस होता है। अब ये साइटोप्लाज्म में ही है, ये क्या है, आरएनए है। और कौन सा है आरएनए है बच्चों, एमआरएनए। प्रोकैरियोट में भी आपके 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, टीआरएनए भी बनेगा, एमआरएनए भी बनेगा और आरआरएनए भी बनता है बच्चों। सबका काम अलग अलग है, हम ट्रांसलेशन के टाइम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसका काम होता है, एमआरएनए का होता है, जो कि क्या करता है, आपके जेनेटिक कोड्स को कैरी करता है, और यही कोड किस में ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसलेट होंगे, प्रोटीन में ट्रांसलेट होंगे, ठीक है। अब इस तीनों टाइप के आरएनए को बनाने के लिए एक ही एंजाइम प्रोकैरियोट में रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्या है, आपका आरएनए पॉलीमरेज है। कौन है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज है। अब हम आते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे हो रहा है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसे हो रहा है बच्चों, देखिए थोड़ा सा बिल्कुल अंतर है, प्रोसेस बिल्कुल वही रहता है, हल्का सा अंतर है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर हैं, इनकी ज़रूरत यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पड़ती है, ठीक है बच्चों। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो चेन इलॉन्गेशन का काम कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है आपका, ये बनाएगा आपके क्या, आरआरएनए को बनाता है। किसको बनाएगा, आरआरएनए को बनाएगा। ये बनाएगा आपके 18S आरएनए को, 18S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और 20S आरआरएनए को बनाएगा, ठीक है। आपका आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाएगा, एमआरएनए को बनाएगा, ठीक है। किसको बनाएगा, एमआरएनए को बनाएगा। उसके बाद आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है, ये किसको बनाएगा, ये बनाएगा आपके 5S आरआरएनए को बनाएगा। और ये बनाता है क्या, ये एक और बनाएगा, SC आरएनए को बनाएगा, SN आरएनए को बनाएगा। और ये किसको बनाता है, आपके टीआरएनए को बनाएगा और SC आरएनए को बनाएगा। SN आरएनए क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए।
ठीक है, तो ये 3 टाइप के हमारे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर आपके पॉलीमरेज जो एंजाइम है 3 प्रकार का होता है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या काम कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए को बनाने का काम कर रहा है, 18S आरआरएनए, 5' आरआरएनए, 20S आरआरएनए और SNRNA को बनाने का काम कर रहा है। पॉलीमरेज 2 क्या कर रहा है? एमआरएनए को बनाने का काम कर रहा है। पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है? 5S आरआरएनए, टीआरएनए, SCRNA को बनाने का काम कर रहा है। SNRNA जो ये है, ये आपका काम आता है, इसमें से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है। SNRNA का भी काम है, SCRNA का भी काम होता है। जब आपका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, उसमें उसके बाद में कुछ और प्रोसेसेस होते हैं, वो उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद में जो बाकी प्रोसेस होता है वो प्रोकैरियोटिक की तरह ही होता है। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरह से आपका पॉलीमरेज चेन क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसिस क्या कर रहा है, लगाते जा रहा है। टर्मिनेटर रीजन पर जैसे ही पहुँच रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एलोंगेशन का प्रोसेस रुक जा रहा है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। यहाँ से आरएनए क्या हो जाएगा, डीएनए से अलग हो जाएगा। अब ये जो डीएनए है ये अलग हो गया है। ठीक है, डीएनए के आरएनए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आरएनए के अलग होते ही ये वाला डीएनए आपस में क्या हो जाएंगे, वापस से कॉइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, वापस से क्या हो जाएंगे, कॉइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यूकैरियोट में क्या होता है, ये जो आपका आरएनए बना, ये आरएनए बेसिकली एमआरएनए तुरंत ही नहीं बन जाता है। यूकैरियोट में ये वाला जो एमआरएनए बना हुआ है, ये थोड़ा सा अपने पास में कुछ चीज़ें रखता है जिसको करेक्ट करना ज़रूरी होता है। मतलब इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, संशोधन करना ज़रूरी होता है। तो जब संशोधन से पहले इस वाले आरएनए को हम कहते हैं HNRNA कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? HNRNA कहते हैं, हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए कहते हैं। हेट्रोन्यूक्लियस आरएनए इसको कहा जाता है। इसको प्री कर्सर और प्री एमआरएनए इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री एमआरएनए इसको कहा जाता है। क्यों इसको HNRNA कहा जा रहा है? और इसी आरएनए को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करके कन्वर्ट किया जाएगा, इसको एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? एमआरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। तो किया क्या जाएगा, यहाँ से देखें। अब इसमें क्या किया जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे इसके यहाँ पर इस वाले ये 5' और ये क्या है, 3' है। ठीक है, ध्यान रखना, ये है 5' और ये है 3'। तो इस 5' पर ना कुछ इस पे टोपी लगाई जाएगी, कैपिंग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैपिंग किया जाएगा। कैपिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या लग रहा है, 5' वाला एंड है, यहाँ पर एक टाइप का क्या लगेगा, कुछ आपके क्या लगेंगे, ग्वानोसिन, क्या है आपके, ट्राईफॉस्फेट्स लगेंगे, आप GTPs लगेंगे। ठीक है, ये क्या है, ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट एंजाइम लगेगा। एंजाइम क्या है आपके, ये न्यूक्लियोटाइड है जो कि सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और इससे जाकर के ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम बच्चों, कैपिंग इसको बोलते हैं। क्या करेंगे, कैपिंग इसको बोलेंगे। GTPs यहाँ पर जुड़ेगा और यहाँ पर क्या होता है, 3' एंड पर बहुत सारे एडेनिन जुड़ जाएंगे, बहुत सारे एडेनिन बेसिस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये लगभग 200 से 300 एडेनिन बेसिस आपके HNRNA के 3' एंड पर जुड़ जाएंगे और एक लंबे पूंछ की तरह दिखता है जिसको टेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेलिंग कहा जाता है। यानी कि HNRNA पर 5' पर एक टोपी लगा दी जाती है जिस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं और 3' पर बहुत सारे एडेनिन वाले नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं जिसको क्या कहा जाता है, टेलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसके साथ में और क्या होता है, ये जो आपका HNRNA है, इस HNRNA में ना 2 टाइप के स्ट्रैंड होते हैं। ये जो रेड कलर वाला है ये है आपका एक्सॉन वाला एंड, ठीक है, और जो ग्रीन कलर वाला है ये है आपका इंट्रॉन वाला एंड। ठीक है, जो ये इंट्रॉन वाला एंड है इसका ट्रांसलेशन में स्पेशली इसका ट्रांसलेशन में कोई काम नहीं है, ये इनएक्टिव रहता है। इंट्रॉन वाला स्ट्रैंड जो है, इंट्रॉन वाला जो पार्ट है वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है, इसका कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसके प्रेजेंस की वजह से ये HNRNA बेकार है।
अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इसको निकालना ज़रूरी होगा। अब इसको निकालने के लिए कौन आएगा? इसको निकालने के लिए आपके पास आएगा एक एंजाइम होता है, स्प्लायोसोम बोलते हैं जिसको, क्या कहते हैं? स्प्लायोसोम बोलते हैं। ये आपके SNRNA और कुछ प्रोटीन से मिलकर के बनता है। SNRNA और किससे मिलकर के बनेगा? कुछ प्रोटीन से मिलकर के बनता है। इसी स्प्लायोसोम को स्नर्प कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? स्नर्प कहते हैं। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो पॉलीमरेज कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? स्मॉल न्यूक्लियर राइबो पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्नर्प कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्नर्प इसको बोला जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन बेसिकली, सॉरी, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये स्प्लायोसोम आकर के क्या करेगा? इसको बीच में से कट कर देगा। इंट्रॉन को बीच बीच में से क्या करेगा? कट कर देगा, और ये क्या हो जाएंगे? आपस में लाइगेज एंजाइम की मदद से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरा रेड कलर का आपको बचा, ये है हमारा क्या? mRNA है। इस mRNA के पास क्या है? यहाँ पर टेल लगा हुआ है जिसको पॉली ए टेल बोलते हैं। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस का टेल लगा हुआ है। यहाँ पर GTP की मदद से क्या लगा हुआ है? कैपिंग की गई है। GTP की मदद से क्या की गई है बच्चों? कैपिंग की गई है। अब यूकैरियोटिक mRNA इस तरह से दिखता है। यूकैरियोटिक mRNA कैसा होता है? टेल और कैप के साथ में होता है। टेल और कैप के साथ में रहेगा। ये है 5 प्राइम वाला और ये है 3 प्राइम वाला। टेलिंग कहाँ पर होगी? 3 प्राइम एंड पर, और कैपिंग कहाँ पर होगा? 5 प्राइम एंड पर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? अब ये जरा सा बात बताना कि ये mRNA आपका बन कहाँ रहा है? mRNA बन रहा है यूकैरियोट में, न्यूक्लियस में बन रहा है, क्योंकि हमारा DNA कहाँ पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो वहीं पर क्या बनेगा? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, न्यूक्लियस में HNRNA जैसे ही बनता है, उसके बाद टेलिंग और आपका क्या होता है? स्प्लाइसिंग होता है। इंट्रॉन को निकालने का जो प्रोसेस होता है इसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन को निकालने की जो प्रक्रिया है उसको स्प्लाइसिंग कहा जाता है। कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, स्प्लाइसिंग हो गई। स्प्लाइसिंग में क्या किया गया? कट किया गया इंट्रॉन को। ठीक है, इंट्रॉन को अलग कर दिया गया। अब ये क्या करेगा? mRNA आपका न्यूक्लियर पोर से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाएगा। यूकैरियोट में न्यूक्लियर पोर से निकल करके mRNA कहाँ चलेगा? साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, और वहाँ पर इंतज़ार करेगा tRNA का, rRNA का, और ट्रांसफ़र करेगा जेनेटिक कोड को, प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवादन की मदद से क्या करेगा? ट्रांसलेशन करेगा। अब मैं डायग्राम और बाकी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। अरे ये तुरंत ऐसे ही लग गया क्या? ओके, ठीक है। वीडियो कहाँ लगा हुआ है? देखिए, ट्रांसक्रिप्शन का एक वीडियो है, उसको ज़रा देखिएगा, फिर बाकी बचे हुए चीज़ें हम समझते हैं। Our DNA. DNA contains genes. A gene is a continuous string of nucleotides containing a region that codes for an RNA molecule. This region begins with a promoter and ends in a terminator. Genes also contain regulatory sequences that can be found near the promoter or at a more distant location. The promoter region of the gene functions as a recognition site for RNA polymerase to bind. This is where the majority of gene expression is controlled, by either permitting or blocking access to this site by the RNA polymerase. Binding causes the DNA double helix to unwind and open. Then during elongation, the RNA polymerase slides along the template DNA strand. As the complementary bases pair up, the RNA polymerase links nucleotides to the 3' end of the growing RNA molecule. Once the RNA polymerase reaches the terminator portion of the gene, the messenger RNA transcript is complete, and the RNA polymerase, the DNA strand, and the messenger RNA transcript dissociate from each other. The strand of messenger RNA that is made during transcription
includes regions called exons that code for a protein, and non-coding sections called introns. In order for the messenger RNA to be used in translation, the non-coding introns need to be removed, and modifications such as a 5' cap and a 3' poly A tail are added. This process is called intron splicing and is performed by a complex made up of proteins and RNA called a spliceosome. This complex removes the intron segments and joins the adjacent exons to produce a mature messenger RNA strand that can leave the nucleus through a nuclear pore and enter the cytoplasm to begin translation. How is the information in the mature messenger RNA strand translated into a protein? The nitrogenous bases are grouped into 3-letter codes called codons. The genetic code includes 64 codons. Most codons code for specific amino acids. There are 4 special codons, 1 that codes for start and 3 that code for stop. ओके तो ये था प्रोसेस आपका, एक वीडियो एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश की मैंने कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है और किस तरह से एंड होता है। लास्ट का आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन का उसमें समझाया गया है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से जो चीज़ें रही नहीं है बेसिकली डायग्राम की हेल्प से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा न्यूक्लियस में क्या बना, HNRNA बन गया। क्या बना था? HNRNA बना था। तो ये क्या है? हेट्रोन्यूक्लियर RNA है आपका, जिसको कन्वर्ट करना है हमको किसमें? mRNA में कन्वर्ट करना है। बेसिकली इसी में क्या करना है आपको? मॉडिफिकेशन करना है ताकि mRNA जो है वो एक्टिव हो सके और वो क्या करे? डीएनए को कोड कर सके। इसके पास क्या होता है? 2 एंड्स होते हैं, मैंने बताया, एक्सॉन होता है और क्या होता है? इंट्रॉन होता है। ये बीच बीच वाला पार्ट क्या है आपका? इंट्रॉन होता है। ये इनएक्टिव प्रोसेस होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। इसी को क्या करा जाएगा? निकाला जाएगा। किसकी हेल्प से निकाला जाएगा? सबसे पहले हमको क्या करना है? इस 5' एंड पर कैपिंग करनी है जीटीपी की मदद से, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मदद से, और यहाँ पर क्या करना है? टेलिंग करना है एडेनिन के बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस लगा करके। ये देखो, ये है कैपिंग और ये क्या है? टेलिंग है। पॉली ए टेल बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे एडेनिन नाइट्रोजनस बेसिस के वो निकाले जाएंगे। और ये जो इंट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है वो किसकी मदद से किया जा रहा है? स्प्लायोसोम की मदद से इंट्रॉन को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये स्प्लायोसोम बना किसका है? आपके SNRNA का बना हुआ है और प्रोटीन का बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्नर्प बोला जाता है। स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का ये इसका क्या होता है? नाम है स्नर्प प्रोटीन, इसको कहा जाता है। ये एंजाइम जो है स्प्लायोसोम इंट्रॉन को क्या करेगा? बबल की फॉर्म में इसको कट करके निकाल देगा। ठीक है, स्प्लायोसोम ने क्या किया? इंट्रॉन को निकाल दिया। तो जो आपका mRNA बचा हुआ है, मैच्योर mRNA ये बचा हुआ है जो कि विदाउट इंट्रॉन है, और इसमें क्या लगा हुआ है? कैप लगा हुआ है। 5' एंड पर कैप लगा हुआ है, 3' एंड पर क्या है? पॉली ए टेल है। और न्यूक्लियर पोर से ये mRNA क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और कहाँ पे पहुँच जाएगा? साइटोप्लाज्म में ये पहुँच जाएगा। कहाँ पर पहुँच जाएगा बच्चों? साइटोप्लाज्म में ये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, और मैं आशा करती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। RNA हमारा पहुँच गया है, साइटोप्लाज्म में पहुँच गया है, तो कल उससे क्या करेंगे? हम प्रोटीन बनाएंगे, ट्रांसलेशन कराएंगे और वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखते रहिए, और आज की क्लास यहीं तक है। कल हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए वीडियो को, और फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।